नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से हमने डेफिनेशन के तौर पे जो अपना जो बेसिक था वो क्लियर किया। उसके बाद में हमने बात की सीड की, सोविंग के मेथड्स की, और उसके बाद में हमने जो अपना असेंशियल न्यूट्रिएंट है उस वाले कंसेप्ट को कंप्लीट किया था। अब हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। दो चीजें होती है, देखो, फर्टिलाइजर और मेन्योर दोनों ही चीजों का एक ही काम है, पौधों को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाना। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है और बड़ी बड़ी क्लासेज हो जाती है, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे, उसके बाद में हम जो मेन्योर, नेक्स्ट क्लास में हम मेन्योर की बात करेंगे। ठीक है, यदि हम फर्टिलाइजर की बात करें, ठीक है, फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर को हम ये कह सकते हैं कि इन दिनों इनको उर्वरक बोला जाता है। इनमें और मेन्योर में एक बेसिक डिफरेंस तो ये है कि ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं। जैसे यदि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर है तो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएंगे, यदि फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर है तो फास्फोरस अवेलेबल करवाएंगे, या फिर एक या दो या तीनों प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करें, यदि मेन्योर्स की बात करें तो मेन्योर हमारे मुख्य रूप से बात करते हैं हम कि मेन्योर हमें अवेलेबल करवाते हैं। एनपीके तो अवेलेबल करवाएंगे, साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, इनकी भी जो मात्रा है वो एनपीके उपलब्ध करवाते हैं। और साथ में एक मेजर चीज ये है कि इनमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है, और जो मेन्योर्स है उनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है जो मिट्टी की फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव करता है, मिट्टी में सुधार करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ाता है। ठीक है, इनको अधिक देने से मिट्टी खराब हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या अंतर होता है, यदि फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फैक्ट्रियों में निर्मित होते हैं। ये कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। फैक्ट्री में इनका निर्माण होता है कृत्रिम तौर पर, और वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी एक या दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएंगे, और इसके अलावा इनमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। यदि हम जो यूरिया है उसको छोड़ दे तो यूरिया एकमात्र कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। बाकी अधिकतर जो अपने फर्टिलाइजर्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, उनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इनमें नहीं होता है। अधिक मात्रा देने पर, अधिक मात्रा, ये फास्टली, पहली बात तो फास्टली न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, इनका जो रिएक्शन करने का काम है वो क्या होता है, फास्ट होता है, और फास्टली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स को। वो धीरे धीरे, जब हम मेन्योर की बात करते हैं तो मेन्योर, क्योंकि यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, मेन्योर्स की भी बात कर लेते हैं। जो मेन्योर होते हैं वो मुख्य रूप से, क्योंकि ये फैक्ट्रियों में नहीं बनाए जाते हैं, नेचुरल है, नेचुरली ही बनते हैं। ठीक है, नेचुरल है। दूसरी बात, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो इनमें होते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल करवाते हैं, सभी एक ही जगह से मिल जाते हैं। इनके लिए यदि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाने हैं तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर खरीदने पड़ेंगे। प्राइमरी में भी एनपीके तीन अलग अलग होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की बात करें तो उनके लिए अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं, इनमें पूरा कॉम्बिनेशन होता है सबका। इसके अलावा इनमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है तो ये जो सोइल होती है उसकी फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव करते हैं, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ाते हैं, ह्यूमस की जो कंटेंट है वो बढ़ाते हैं। ये चीजें इसमें देखने को मिलती है, और ये स्लोली अवेलेबल होते हैं पौधों को। कैसे, स्लोली, धीरे धीरे आराम से पौधों को अवेलेबल होते हैं। हम कहते हैं कि 30%, जो 70%, 60 to 70% पहली फसल को प्राप्त हो जाते हैं, और आगे फिर दूसरी फसल में भी इनका अहम योगदान होता है, आगे भी ये प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम फर्टिलाइजर्स को और मेन्योर्स को दो भागों में बांटते हैं, और इनकी डेफिनेशन भी सिंपल सी ऐसे ही होती है। ऐसे जो हम कहते हैं कि कंपाउंड जो कि मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं और फैक्ट्रियों में निर्मित किए जाते हैं, फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे।
अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम पहले एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमने पढ़े थे, तब हमने कहा था कि CHO, ये जो तीनों न्यूट्रिएंट है ये तो प्रकृति में अवेलेबल हो जाते हैं पौधों को, इनके लिए किसी प्रकार का कोई भी आपको एडिशनल कुछ भी नहीं देना पड़ता है, ये प्रकृति में ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे। फिर आता है NPK, इनकी पौधों में सबसे ज्यादा कमी होती है क्योंकि इनकी जरूरत भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी जो कमी है वो ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि पौधों को इनकी जरूरत ज्यादा होती है और मिट्टी में ये अवेलेबल कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो कहीं पे मुख्य रूप से जो ऐसी कंडीशन होती है जहां पर बारिश कम होती है या जो मिट्टी होती है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वहां पर तो आपको ये देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन, एसिडिक कंडीशन होती है जहां पर बरसात ज्यादा होती है, उनमें ये लीचिंग द्वारा नीचे चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, जिसके वजह से वहां पर ये अलग से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में देने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बचते हैं, आयरन हुआ, चाहे आपका और मोलिब्डेनम हुआ, इन सब की कमी पौधों में, कुछ स्पेसिफिक पौधों में ही कमी होती है, सभी पौधों में इनकी कमी नहीं देखने को मिलती है। और इनकी कमी होती है तो फिर हम अवेलेबल करवा देते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वो दिए जाते हैं, उनसे पौधों को ये अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखो जो एनपीके है, एनपीके, ये तीनों क्योंकि ये अवेलेबल हो रहे हैं, इनकी कुछ खास आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब है एनपीके हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब भी इसी के आधार पर करते हैं, फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो इनको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, 3 भागों में बांट लेते हैं। किसका आधार पर, पौधों को उपलब्ध होने के आधार पर ही बांट लेते हैं। ठीक है, पौधों को उपलब्ध होने के आधार पर हम इनको क्या कर लेते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। अब वो 3 भागों में किस प्रकार से बांटते हैं, इस प्रकार से बांट लेते हैं। आ गई बात समझ में, इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं और वो 3 भाग इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो अपने फर्टिलाइजर्स हैं, उनमें आपने सुना होगा नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो फास्फोरस अवेलेबल करवाते हैं, तो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर। ठीक है, तीसरी चीज हो गई पोटास वाले फर्टिलाइजर, जो पोटेशियम अवेलेबल करवाते हैं, पोटास वाले फर्टिलाइजर, ये तीसरी चीज हो गई। ठीक है, अब इन तीनों को ऐसे हम पहले तो अवेलेबिलिटी के आधार पर उपलब्ध बांट रहे हैं। जिनमें ज्यादा मात्रा फास्फोरस की होती है वो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर होते हैं, जिनमें अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है वो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर होते हैं। हालांकि इनके साथ में और न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन है उसके साथ में आपको फास्फोरस भी, डीएपी में नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज अवेलेबल करवाते हैं, और भी चीजें उनके साथ में हो सकती है, लेकिन जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसके आधार पर उसको उसी फर्टिलाइजर से नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, ये चीजें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद में जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर है, इनको हम अगेन कितने भागों में, 3 भागों में बांटेंगे। अगेन कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। और वो 3 भाग किस प्रकार से रहेंगे, वो इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे, ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं। नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अवेलेबल करवाएंगे, नाइट्रेट वाली फॉर्म में अवेलेबल करवाएंगे, नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर हो जाएंगे। इसके बाद में अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर, यानी कि ये नाइट्रोजन को किस रूप में अवेलेबल करवाएंगे, अमोनिया के रूप में। ठीक है, और तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, नाइट्रोजन और अमोनिया दोनों के रूप में अवेलेबल करवा देते हैं। नाइट्रेट भी होती है और अमोनिकल फॉर्म भी होती है, दोनों ही होती है। ठीक है, वो होती है तो नाइट्रेट अमोनिकल,
या अमोनिकल नाइट्रेट, या इसको आप ऐसे सीधा सीधा लिखो, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे NO3 माइनस एंड NH4 प्लस दोनों के रूप में। यहां पर आप कहोगे NH4 प्लस के रूप में, ठीक है, यहां पर आप कहोगे NO3 माइनस फॉर्म में। तो ये फॉर्म के हिसाब से इनको बांटा गया है, ठीक है। आगे हम एक चीज और पढ़ते हैं इनमें जो आपको ध्यान रखनी है, वो है एमाइड वाले फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे, जिनमें यूरिया आता है, एमाइड वाले फर्टिलाइजर जिनमें यूरिया सम्मिलित है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में, जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर होते हैं दोस्तों, ये अधिकतर सभी जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर हैं, ये पानी में अवेलेबल होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं, पानी में आसानी से ये सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि पौधों में जब ये अवेलेबल होंगे तो आसानी से अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं और पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो जितने भी नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर हैं, वो कैसे हैं, पानी में घुलनशील है, यानी कि वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, इसलिए आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स की। अब देखो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स को हम अगेन क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांटेंगे इनको भी हम कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में, ठीक है, तीन भागों में बांटेंगे। और इस प्रकार से हम तीन भागों में इनको बांट लेंगे। हम कहेंगे ऐसे फर्टिलाइजर, वो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर जो किसमें सोल्यूबल होते हैं, जो अपना सिट्रस है उसमें सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो सिट्रस सोल्यूबल, आगे बात समझ में। इसके अलावा सिट्रस में मतलब सोल्यूबल जो नहीं होते हैं वो उस प्रकार के, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो सिट्रस में सोल्यूबल होते हैं और ना ही किसी प्रकार के पानी में अवेलेबल सोल्यूबल होते हैं। यानी कि एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक सिट्रस सोल्यूबल होते हैं, और तीसरे ना ही तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ना ही सिट्रस में सोल्यूबल होते हैं, दोनों में ही सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर सोल्यूबल की, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, ऐसे जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। दूसरा होता है सिट्रस सोल्यूबल, सिट्रस सोल्यूबल, और तीसरा होता है नाइदर वाटर नॉर सिट्रस सोल्यूबल। ना ही तो ये किस में सोल्यूबल होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, और ना ही ये सिट्रस में सोल्यूबल होते हैं। इस प्रकार के इसमें मुख्य रूप से रॉक फॉस्फेट ये आते हैं, इसमें आपको बोनमील ये देखने को मिलती है। वाटर सोल्यूबल में आपको नाम सुना होगा आपने, एसएसपीसी में आता है, टीएसपीसी में आता है। इसके अलावा इसमें आपको डीएपी देखने को मिलता है, एमओपी देखने को मिलता है। ये सारी चीजें किस में होती है, इसी में होती है, एमएपी, ठीक है। सिट्रस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा जो हम कहते हैं बोन मिल इसमें देखने को मिलती है। रॉक फॉस्फेट आपको इसमें देखने को मिलता है, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपको एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है, यूरिया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बात करेंगे इसकी। इसकी बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया भी अवेलेबल है और नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, दोनों चीजें, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट के रूप में सल्फर भी है और अमोनिया भी है। और इसकी बात करें तो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, इस प्रकार से इसके उदाहरण हो सकते हैं। आगे बात समझ में, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, इसके अलावा एसएसपी, टीएसपी, डीएपी, ठीक है। इसमें बोनमील, इसमें आपको रॉक फॉस्फेट देखने को मिलेगा। अब बच गया कौन सा, बच गया अपना पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर। इनकी भी हम बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, तो दोनों की ही हम बात कर लेते हैं।
ठीक है, मुख्य रूप से इसमें क्या देखने को मिलती है, दो ही देखने को मिलते हैं और उन दोनों की बात हम कर लेंगे। ठीक है, सुना भी होगा आपने नाम एसओपी और एमओपी। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, दोनों की बात करेंगे, किस प्रकार से क्या क्या नाम दिया गया है, ये नाम किस प्रकार से पड़ा है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका मुख्य रूप से हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब आपको सिर्फ इसमें कुछ बातें देखनी है, बाकी सारी चीजें इसमें उदाहरण आपने देख लिए, जो क्लासेज है वो आपने देख ली। अब आपके बच जाता है क्या, सिर्फ ये चीज कि इसको याद करना है और इसमें दो चार बातें ऐड करनी है। कौन सा परसेंटेज कितना होता है, डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है, एसओपी में पोटास कितना होता है। ठीक है, इधर जो अमोनियम नाइट्रेट है उसमें नाइट्रोजन कितना है, अमोनिया की फॉर्म में कितना है, नाइट्रेट की फॉर्म में कितना है, ये सारी बातें करना बाकी है। बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको यहीं पे समझ में आ जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे फर्टिलाइजर में हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाने वाले फर्टिलाइजर। इसके अलावा जो नीम कोटेड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। वो हम किसके साथ, पीडीएफ के साथ ही कर लेंगे। आगे बात समझ में, ये आप मुख्य रूप से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रकार से आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। आगे बात समझ में, अब हम बात करते हैं, पहला तो हमारा टॉपिक मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, जिसमें हम मुख्य रूप से फर्टिलाइजर पे अभी ध्यान दे रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, दोनों को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सिंथेसाइज केमिकल कंपाउंड और मिक्सर वो जो कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर आर डिफाइनेड एंड विच आर यूज्ड फॉर सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट कॉल्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। यदि हम इसमें से ये नेचुरल हटा भी दें तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर अधिकतर क्या होते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ही होते हैं। ठीक है, नेचुरल रॉक फॉस्फेट ये कुछ अपवाद स्वरूप ही हैं जिनको हम डायरेक्ट जो है उपयोग में लेते हैं, बाकी सबको अधिकतर बनाया ही जाता है। आगे बात समझ में, तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड केमिकल कंपाउंड और मिक्सर जो कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, जिनमें फिक्स न्यूट्रिएंट कंपोजिशन होता है और जिनकी डिफाइनेट स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर कैसे, जैसे हम फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया को हम जानते हैं CONH2, NH2, ये क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, ये बार बार रिपीट होता है, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ये बार बार रिपीट होती है, इसी चीज को हम फर्टिलाइजर कहते हैं। तो डिफाइनेट स्ट्रक्चर होने का मतलब वो है विच आर यूज फॉर सप्लाई, ये सप्लाई करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कोई से भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, चाहे माइक्रो हो, मैक्रो हो, ठीक है, एनपीके हो, किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं, इन सबको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको डेफिनेशन के तौर पे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन की बात करें तो वैसे तो हमने अवेलेबिलिटी के आधार पर तो बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। एक होता है सिंपल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर। सिंपल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर उसे कहेंगे जो सिर्फ एक न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाता है, एनपीके में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें से ए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड फर्टिलाइजर, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाता है, कोई सा भी एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर। इसमें मुख्य रूप से जैसे हम बात करें एक ही न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाने वालों के उदाहरण की बात करें तो आप कह सकते हो जो प्राइमरी होना चाहिए, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, अब इसमें नाइट्रोजन ही है प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, एनपीके, तो एनपीके में से एक उपलब्ध करवा रहा है, क्योंकि सोडियम एनपीके में नहीं आ रहा है, न्यूट्रिएंट तो है लेकिन एनपीके में शामिल नहीं है, तो हम कहते हैं कि क्या है, ये नाइट्रेट ही उपलब्ध करवा रहा है, नाइट्रोजन फॉर्म है, इसका मतलब नाइट्रोजन इससे मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर या सिंपल फर्टिलाइजर हो गया। आगे बात समझ में, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर, इसके अलावा फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर, ये सब इसमें आते हैं जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाते हैं, एक एक
सिर्फ एक उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में है कंपाउंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर प्रोवाइड 2 और मोर न्यूट्रिएंट, ये क्या करते हैं, 2 से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, या 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं, एक ही बात है। इनको हम मुख्य रूप से, जैसे इसमें आता है डीएपी, इसमें क्या आएगा, डीएपी, कंपाउंड में क्या आएगा, डीएपी, क्योंकि दोनों चीजें पाई जाती है। इसमें 46% वो 18% नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होता है वो 46% होता है। इसका मतलब डीएपी दोनों चीजें अवेलेबल करवा रहा है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब मिक्स और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होंगे, इस प्रकार के फर्टिलाइजर मुख्य रूप से फिजिकली मिला लिए जाते हैं। जैसे किसान ने यूरिया का एक कट्टा लिया, एक डीएपी का कट्टा लिया, और एक कट्टा उसने ले लिया एमओपी का, तीनों को मिला लिया और उसने एनपीके का एक मिश्रण तैयार कर लिया। एनपीके का क्या कर लिया, एक मिश्रण तैयार कर लिया, फिर खेत में छिड़क दिया। तो इस प्रकार से कोई फिजिकली ही मिला देता है, जो फर्टिलाइजर है उनका फिजिकल जो प्रोपोर्शन है उसको मिला लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। क्या बोलेंगे, मिक्स या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों को, एनपीके को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, एक दूसरे में मिलाकर क्या कर लेते हैं, खेत में छिड़क देते हैं। तो इस प्रकार का जो फिजिकल मिक्सर होता है, अब देखो यहाँ पर ये चीज जरूर ऐड करनी है, क्या फिजिकल मिक्सर होता है। ये फिजिकल मिक्सर होने का मतलब फिजिकली तौर पे मिलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मशीनों के द्वारा या किसी और फैक्ट्री में हम इसको मिला रहे हैं, वो तो फिर एक अलग फर्टिलाइजर हो जाएगा। जो वो फर्टिलाइजर होते हैं वो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि वो एक तरह से केमिकली बनाए जाते हैं, और वो एक मिक्सर होता है फर्टिलाइजर को, लेकिन वो फिजिकली नहीं है। फिजिकली खुद किसान मिलाएगा तभी माना जाएगा। आगे बात समझ में, या किसान के लिए कोई और मिलाकर दे, वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ सोइल अमेंडमेंट्स होते हैं। सोइल अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, तो ये मृदा में सुधार करने वाले होते हैं। जब हम बात कर रहे थे, अपने न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, तब भी मैंने कहा था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों क्या है, चूना वाले फर्टिलाइजर है। मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही क्या है, सोइल अमेंडमेंट में काम आते हैं, यानी कि सोइल को सुधारने में काम में आते हैं। इनमें लाइम और जिप्सम, लाइम जो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है, और जिप्सम में भी मुख्य रूप से आपको कैल्शियम देखने को मिलती है। तो लाइम, जिप्सम, लाइम का उपयोग हम एसिडिक सोइल को सुधार करने के लिए, और जिप्सम का उपयोग हम जो सेलाइन सोइल होती है अपनी, या जो अपनी जो हम बोलते हैं कि सारी मिट्टी, एल्कलाइन मिट्टी होती है, उसके सुधार के लिए भी इसको काम में लेते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीजें हैं। एक जो है और डेफिनेशन के तौर पे और बोल रखा है, सिंपल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर, दोज फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड ओनली वन न्यूट्रिएंट कॉल्ड स्ट्रेट फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड फर्टिलाइजर, दोज फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड एटलीस्ट 2 न्यूट्रिएंट कॉल्ड कंपाउंड फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि जो अपना डीएपी होता है वो भी इसी में आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सा जो है स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, कौन सा कंपाउंड फर्टिलाइजर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होगे। यदि मिक्स फर्टिलाइजर के परिभाषा की बात करें, तो दोज फर्टिलाइजर विच सप्लाई 2 और मोर न्यूट्रिएंट, ठीक है, 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, एक कंबाइन और मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, ये एक मिक्सर होता है। These are made there through the chemical reaction in factory, और there are just mixer of simple fertilizer। जो सिंपल फर्टिलाइजर होते हैं उन्हीं का मिक्सर होता है। जो सिंपल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया ले लिया, डीएपी ले लिया, इसके अलावा पोटास ले लिया, सबको एक जगह मिला लिया, तो ये मिक्सर होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनको फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है, इनमें क्या होगा, विच सप्लाई 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ये सिर्फ 2 ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएंगे, तब हम कहेंगे इनकम्प्लीट। और यदि 2 से ज्यादा एनपीके तीनों ही अवेलेबल करवा रहे हैं, तब हम कहेंगे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। तो कंप्लीट कौन से रहेंगे, इनकम्प्लीट, क्योंकि जो 3 न्यूट्रिएंट है एनपीके, इन तीनों की सबसे ज्यादा कमी होती है। तो हम इस प्रकार का मिक्सर बनाना चाहते हैं जो कि ये देने के बाद में हमें एडिशनल कुछ भी नहीं देना पड़े फसल में, वो दे दे तो सारा काम हो जाए। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजर जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको कहेंगे हम कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसमें एनपीके तीनों का अमाउंट होगा, ठीक है, तीनों ही मिलाए जाएंगे
और यदि दो ही न्यूट्रिएंट है उसमें से, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में से मान लो या तो N और P है, या N और K है, या P और इसके अलावा कोई दूसरा जो हम कहते हैं फास्फोरस के साथ में पोटास, या K आ गया, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसको इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सोइल अमेंडमेंट की हमने बात कर ही ली है। ये मुख्य रूप से मिट्टी को सुधारने के लिए काम में लिए जाते हैं, जो कि आगे चल के मिट्टी की सुटेबल ग्रोथ के लिए होते हैं। अब बात करते हैं जो एनपीके हैं, तीनों हैं, इनके बारे में कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिनसे एनपीके अवेलेबल होते हैं और उनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, इनको और अगेन कैसे बांटा गया है, ठीक है। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। दीज फर्टिलाइजर आर आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएंगे तो इनको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कहेंगे। प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन इज फाउंड इन दिस फर्टिलाइजर, इन फर्टिलाइजर में क्या होगा, नाइट्रोजन प्राप्त होगा। अब ये किस फॉर्म में, एक नाइट्रोजन नाइट्रेट वाली फॉर्म में और दूसरा अमोनिकल फॉर्म, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, और कुछ मात्रा में एमाइड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे। एमाइड वाले कौन से हैं, नाइट्रेट वाले कौन से हैं, और अमोनिकल वाले। तो फॉर्म के आधार पर ही इनको बांटा गया है। यदि नाइट्रोजन अवेलेबल हो रहा है नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म का मतलब हो गया NO3-, ठीक है, इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो वो कौन से हो गए, नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर। जैसे सोडियम नाइट्रेट 16% जो है आपका, इसमें क्या पाया जाता है, वो देखने को मिलता है, क्या, नाइट्रोजन। कैल्शियम नाइट्रेट है 15.5%, पोटेशियम नाइट्रेट है 13%। ये क्या है, नाइट्रोजन का अमाउंट है इनके साथ में। अब यहाँ पोटेशियम है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ सोडियम है, तो ये इनके साथ में अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर कहे जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन अवेलेबल हो रहा है। आगे बात समझ में, ये है अमोनियम फर्टिलाइजर। अब ये नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में अवेलेबल करवाएगा, और अमोनिया, क्योंकि अधिकतर फसलें, ऑलमोस्ट सभी फसलें, ऑलमोस्ट क्रॉप्स क्या करेगी, ऑलमोस्ट जो जितनी भी हम क्रॉप जानते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेती है। लेकिन कुछ फसलों में कौन कौन सी, एक तो राइस और दूसरा पोटैटो, ये दो फसलें हैं जो मुख्य रूप से अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को लेती है, तो उनके लिए फिर इस प्रकार का नाइट्रोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अमोनियम सल्फेट 20% नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड 25% नाइट्रोजन, एमाइड वो अमोनिया, अमोनिया का मतलब हो गया एनहाइड्रस अमोनिया भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम ये रहा, एनहाइड्रस अमोनिया। तो इसमें 82% क्या होता है, 82% नाइट्रोजन होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट कौन से जो फर्टिलाइजर है उसमें होता है, तो एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज्यादा होता है। अमोनियम फॉस्फेट में आपको 20% देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो अमोनियम फॉस्फेट है उसमें भी आपको अलग अलग अमाउंट में क्या देखने को मिलेगा, जो नाइट्रोजन है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें दोनों प्रकार के, यानी कि एक तो अमोनिकल भी रहेंगे और नाइट्रेट वाले भी रहेंगे, दोनों ही फॉर्म रहेगी। तो इस प्रकार में अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हो। अब आ गया इंपोर्टेंट हमारे लिए एमाइड वाला। अब देखो ये एमाइड फॉर्म में, एमाइड फॉर्म कौन सी है, NH2, इस फॉर्म में अवेलेबल करवाता है इन दिस फर्टिलाइजर। अब देखो यहां पर देखो CO NH2 एक एमाइड और दूसरा एमाइड, ये दोनों एमाइड फॉर्म है नाइट्रोजन की, और ये यूरिया अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा कैल्शियम साइनेमाइड, ये भी एक जो है एमाइड वाली फॉर्म है, इसमें आपको कैल्शियम CN2 के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और 21% इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इन दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। एमाइड वाले फर्टिलाइजर है, जो यूरिया है वो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसको एक कार्बनिक, क्योंकि यहाँ देखो कार्बन पाया जा रहा है, इसका मतलब ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में भी जाना जाता है। क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, एकमात्र ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर में अवेलेबल होता है। कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, ये वो कार्बन मिलता है, ये चीज ध्यान रखनी है। लिक्विड नाइट्रोजन सॉल्यूशन की बात करें तो जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे यूरिया को हम पानी में घोल सकते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया को, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, पानी में घोलकर लिक्विड
जो है फर्टिलाइजर सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। स्लोली अवेलेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये आजकल कंसेप्ट नया चला है। पहले क्या करते थे, नॉर्मल नाइट्रोजन लेकर आते थे, यानी कि यूरिया लेकर आते थे और जो खेत है उसमें छिड़क देते थे। लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है कि जब हम एक साथ नाइट्रोजन को जो है पौधों को देते हैं तो वो पौधों को कम अवेलेबल होता है और मिट्टी में ज्यादा चला जाता है, यानी कि पानी के साथ बहकर लीच आउट हो जाता है, गहराई में चला जाता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्लो अवेलेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर जो धीरे धीरे घुलते हो। ऐसा नहीं जैसे ही हमने डाला एक साथ मिट्टी में घुल गए और पानी के साथ बहकर चले गए, पौधों को प्राप्त हुए, वो प्राप्त हो गए। ठीक है, इसका मतलब जो वेस्ट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, वेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। तो स्लो जो अवेलेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है या स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो आजकल ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, आपने सुना भी ना होगा नीम कोटेड यूरिया, ये नया कट्टा आने लग गया है। यूरिया का जो बैग होता है वो देखने को मिलता है। पहले सिंपल यूरिया आता था, आजकल नीम कोटेड यूरिया आने लग गया है। ये ऐसा यूरिया है जो धीरे धीरे पौधों को अवेलेबल होता है, देने के बाद में कुछ दिनों में इसका जो है पूरा रिलीज होने का टाइम कुछ दिन होते हैं। दिस टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैव एबिलिटी टू रिलीज नाइट्रोजन स्लोली, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है स्लोली अवेलेबल करवाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ दिस फर्टिलाइजर टू सप्लाई नाइट्रोजन इज वेरिएबल, अलग अलग होते हैं। यदि बात करें तो इसमें आपको मुख्य रूप से कोटेड देखने को मिलेंगी, चीजें कोटेड देखने को मिलेगी, जैसे सल्फर कोटेड बिटुमिन, वो कोटेड यूरिया लेक से, वेक से आदि से कोटेड यूरिया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कोट बना लिए जाते हैं, ऊपर इनके जो है एक कोट कर दिया जाता है, एक पतली लेयर बना दी जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होते हैं। इसी में नीम कोटेड यूरिया भी आता है। अब बात करते हैं दूसरा जो अपना इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है वो है फास्फोरस। कौन से, फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर। ठीक है, अब फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स में आपको देखने को मिलेगा कि इनको 3 भागों में बांटते हैं। इनको कितने भागों में, 3 भागों में। जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो वाटर सोल्यूबल, जो सिट्रिस में एसिड में सोल्यूबल होते हैं वो सिट्रिक एसिड वाले सोल्यूबल, और इनसोल्यूबल जो ना इसमें और ना इसमें, दोनों में ही सोल्यूबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल। तो ये तीसरा प्रकार हो जाता है। वाटर सोल्यूबल की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, और अधिकतर यही इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि हम फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ज्यादातर जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर सोल्यूबल ही अप्लाई किए जाते हैं, यही सबसे ज्यादा खेतों में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इनमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अलावा देखने को मिलेगा डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, ये सब क्या है, ये सब पानी में सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल क्या है, जो ये फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है सिट्रिक एसिड, जो ऐसे फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल होते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपको एक तो बोन मील देखने को मिलेगी, पार्शियल सोल्यूबल होता है, और डाइकैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलेगा, बेसिक सलेग देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, फर्टिलाइजर्स ही है जो मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल होते हैं। और तीसरा प्रकार है इनसोल्यूबल, ये किसी में ही सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे पौधों को बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं पौधों को अवेलेबल होने में। रॉक फॉस्फेट इसमें अहम है, इसके साथ में बोन मिल इसमें भी आता है, वहां पर पार्शियल सोल्यूबल है, यहाँ पर मुख्य रूप से अवेलेबल होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आ जाते हैं पोटासिक फर्टिलाइजर। ठीक है, जो पोटासिक फर्टिलाइजर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक आपको देखने को मिलेगा क्लोराइड वाले, जो क्लोराइड से मिलकर बने, पोटेशियम और क्लोराइड से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम आप म्यूरेट ऑफ पोटास भी बोलते हो। ये 60% पोटेशियम अवेलेबल करवाता है, पौधों को 60% पोटास देता है। ठीक है, इसके बाद में पोटेशियम फर्टिलाइजर विथ क्लोराइड, ये विथ यहाँ पर लिखना सल्फेट, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, सल्फेट आएगा, ये सल्फेट के रूप में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, विथ सल्फेट, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट हो गए, पोटेशियम कार्बोनेट, मुख्य रूप से पोटेशियम सल्फेट ही आता है इसमें, जो लगभग 50% जो पोटास है वो अवेलेबल करवाता है, पौधों को उपलब्ध करवाता है। ये चीज देखने को मिलती है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एमओपी, इसको आप क्या बोलोगे, एमओपी शॉर्ट में, और इसको एसओपी,
इसको क्या बोलते हैं, एसओपी। ये पॉपुलर नाम है इनके जो लिए जाते हैं और पोटास से अवेलेबल करवाने का काम करते हैं। 60% और 50% इससे पोटास प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें हैं जो आपको न्यूट्रिएंट में पढ़नी है। इसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको अवेलेबल करवाने वाले फर्टिलाइजर्स को क्या कहेंगे, सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी। इसके अलावा फर्टिलाइजर प्रोवाइड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, वो सारे कौन कौन से रहेंगे, ये वाले सेकेंडरी वाले हैं, जैसे कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पर कैल्शियम उपलब्ध हो रहा है इसलिए ये सेकेंडरी है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें भी कैल्शियम होता है इसलिए ये भी सेकेंडरी है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसमें भी कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी में आता है। रॉक फॉस्फेट सेकेंडरी में आता है, जिप्सम सेकेंडरी में आता है, लाइमस्टोन, यहाँ से भी कैल्शियम मिलता है। तो जहां से भी कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फर मिलता है वो सारे क्या है, सेकेंडरी फर्टिलाइजर है। और जहां से माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, जहां से माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं वो सारे कैसे रहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर रहेंगे। जैसे फेरस सल्फेट, इससे आयरन प्राप्त होगा, मैग्नीज सल्फेट, इससे मैग्नीज प्राप्त होगा, कॉपर सल्फेट, इससे कॉपर प्राप्त होगा, बोरेक्स से मुख्य रूप से आपको ये जो बोरोन बोलते हैं ये प्राप्त होगा, और मोलिब्डेट से आपको मोलिब्डेनम प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, ये सारे वो हैं जो मुख्य रूप से जो है हम ये कहते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं, जो कुछ मात्रा में ही डिफिशियंसी दिखाते हैं। मिक्स एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये किस प्रकार के फर्टिलाइजर है, फिजिकल मिक्सर है एनपीके का। ठीक है, तो यहाँ पर मोनो अमोनियम फॉस्फेट 11% और 52%। यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द दे रखा है वो नाइट्रोजन के लिए, दूसरा शब्द फास्फोरस के लिए और तीसरा शब्द पोटास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 11% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 0% पोटास होता है। फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें भी यही सिस्टम है। अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, इसमें भी यही सिस्टम है। यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 28-28% दोनों चीजें होती है। और यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो कि एनपीके से मिलकर बना हुआ है, उसमें 12-32-16 यानी कि 12% नाइट्रोजन, 32% पोटास और 16% वो 32% पोटेशियम वो फास्फोरस और 16% आपको पोटास देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, ये चीजें होती हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक आपका ये फर्टिलाइजर वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेन्योर वाला रहेगा, मेन्योर को कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।